आज क्या हमारी कहानी की शुरुआत में हमें मार्स प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ बंजर भूमि है। आज से 50 साल पहले इंसान इस प्लेनेट पर आए थे। उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी आउटपोस्ट बनाई, जो कि अलग अलग देशों के द्वारा बनाई गई। लेकिन इंसानों ने यहाँ पर भी लड़ना नहीं छोड़ा। वो एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसके चलते यहाँ पर इंसानों के बसने का जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब भी मार्स प्लेनेट पर बहुत सारी आउटपोस्ट हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है, इसीलिए हर कोई एक दूसरे पर हमला करता है। एक आउटपोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी नाम की एक छोटी लड़की रहती है। रेमी यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ रहती है। हालांकि रेमी हमेशा यहाँ से बाहर जाना चाहती है, दूर जाना चाहती है, और उसके मॉम डैड उसे यहाँ से नहीं जाने देते। तो रात को रेमी जब अपने डैड के साथ होती है तो उसके डैड आसमान में उसे स्टार्स को, प्लैनेट्स को दिखा रहे होते हैं। तभी वो एक चमकते हुए प्लैनेट के बारे में उससे पूछते हैं और कहते हैं कि बताओ उसका नाम क्या है। रेमी कहती है कि वो जुपिटर है। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, वो जुपिटर नहीं है, बल्कि वो अर्थ है जहाँ से हम यहाँ पर आए हैं। अगली सुबह रेमी की मॉम को दिखाया जाता है, जो हर रोज की तरह पौधों की देखभाल कर रही होती है। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लेनेट बंजर है, इसी तरह से इन्हें अपने खाने पीने की चीजों को उगाना पड़ता है। तो एक सुबह रेमी की मॉम देखती है कि उनके ग्लास पर किसी ने लीव लिख दिया होता है, यानी कि यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ इंसान आ चुके हैं जो इनकी पोस्ट को हथियाना चाहते हैं। रेमी के डैडी देखकर अलर्ट हो जाते हैं, बाहर दिखते हैं, लेकिन बाहर उन्हें कोई भी नहीं दिखता, इसीलिए वो घर के अंदर वापस आ जाते हैं। रेमी को पता चल जाता है कि बाहर कोई भी नहीं है, इसीलिए हर रोज की तरह वो बाहर चली जाती है। रेमी की मामू से देख लेती, उन्हें पता है कि बाहर खतरा है। जिन लोगों ने लीव लिखा था वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, इसीलिए रेमी को आवाज देती है। और तभी वो देखती है कि दो लोग रेमी की तरफ भाग रहे हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। तो इससे पहले कि वो दोनों रेमी तक पहुंचते, रेमी के डैड उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। इनका एक और साथी होता है जो दूर है, उसके पास भी गन होती है। रेमी के डैड उसके पैर पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी को और बेटी को अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो बाहर मत जाना। दरअसल उस तीसरे शख्स को मारना चाहते हैं। अब वो अपनी गन लेकर बाहर चले जाते हैं, पर रात होने तक भी वो वापस नहीं आते। रेमी अपनी मॉम के साथ अपने डैड का इंतजार करती रहती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने पर भी रेमी के डैड नहीं आते, और अब यहाँ पर वो शख्स आ जाता है जिसे मारने के लिए रेमी के डैड कहते हैं। वो रेमी की मॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि ये आउटपोस्ट मेरे मॉम डैड का है, मैं यहीं पर पैदा हुआ था, मेरा नाम जेरी है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि मैं बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा, तुम मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दोगे। रेमी की मॉम समझ जाती है कि इस आदमी ने, जिसका नाम जेरी है, उसने उसके हस्बैंड को मार दिया है। रेमी की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता, वो अपनी बेटी को लेकर बाहर चली जाती है। वही जेरी को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी पर अपने साथियों को दफना देता है। रेमी की मॉम घर के अंदर आ जाती है और चाकू लेकर वो जेरी का इंतजार करती है, लेकिन जेरी को पता चल चुका होता है कि वो उसके ऊपर हमला करने वाली है, इसीलिए उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे 30 दिन का मौका दो, और अगर 30 दिन बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो मैं खुद इस आउटपोस्ट को छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर रेमी की मॉम कहती है कि मैं अपने पति को दफनाना चाहती हूँ, जिसके बाद जेरी उसे उसके पति की डेड बॉडी के पास ले जाता है और रेमी अपनी मॉम के साथ अपने डैड को दफना देती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रेमी और उसकी मॉम जेरी से बातें नहीं करती। एक दिन रेमी की मॉम जेरी के सामान में से एक बॉक्स को निकालती है। जैसे वो उस बॉक्स को नीचे रखती है, वो भागना शुरू कर देता है। दरअसल ये एक छोटा सा रोबोट है। बाहर रेमी उस बॉक्स को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि रोबोट को नहीं देखा। जेरी कहता है कि इस रोबोट से किसी को कोई खतरा नहीं है। रेमी इस रोबोट को अपना दोस्त बना लेती है और इसका नाम स्टीव रखती है। वही रात को रेमी की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेरी आता है और वो बताता है कि मैं अपनी मॉम डैड के साथ इसी पोस्ट पर रहा करता था, लेकिन मैं उनसे झगड़ा करके शहर चला गया। इसके बाद इंसानों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, मेरा पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, और जब मैं वापस आया तो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को पाया। रेमी की मॉम जेरी को बताती है कि जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे पिता थे, तुम्हारी मॉम की पहले मृत्यु हो चुकी थी, तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दी,
जिसके बाद हमने यहाँ पर उनके साथ रहना शुरू कर दिया। और एक दिन अचानक से उन्हें कुछ हो गया, उन्होंने हमारे ऊपर गन तान दी और मजबूरी में मुझे अपने आप और अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। दरअसल हर कोई हालातों का मजबूर है। अगली सुबह रेमी की मॉम को दिखाया जाता है जो प्लांट्स की टेक केयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और वो उन्हें पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रेमी तो उसे सब कुछ देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिसने उसके पिता को मारा अब उसकी मॉम उसी के साथ है। दरअसल उसकी मॉम ये सब मजबूरी में कर रही होती है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है, लेकिन रेमी इन बातों को नहीं समझती, इसीलिए यहाँ से चली जाती है। उसका वो स्टीव जो कि उसका दोस्त है वो भी उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन रेमी उसे ऑर्डर देती है कि तुम वापस चले जाओ। वो उसके ऑर्डर को मानता हुआ वापस चला जाता है और अब रेमी एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक फोर्स फील्ड है। ये एक ऐसी फोर्स फील्ड है जिसने इस पूरी जगह को कवर किया है, इसीलिए इसके अंदर ऐसा वातावरण है जहाँ पर इंसान सांस ले सकते हैं, वरना मार्स का जो वातावरण है वहाँ पर इंसान सांस नहीं ले सकते। रेमी अब एक दूसरे रास्ते से जाती है और एक बहुत बड़ी टनल के सामने पहुंच जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है। वहाँ पर एक बटन होता है, जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करती है दरवाजा खुल जाता है। रेमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आगे पूरी तरह से अंधेरा होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है और जल्दी वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जेरी पहुंच जाता है जो उसे लेकर वापस आ जाता है। रेमी के होश आने पर वो बताता है कि वो टनल इस बबल से यानी कि जो फोर्स फील्ड है उससे बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। कई कोसों दूर तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर जाने का मतलब मौत है। बाहर जाने के लिए इन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। और अब धीरे धीरे 30 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जेरी अपने सभी ऑक्सीजन मास्क को जला देता है, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा। रेमी को लगता है कि उसे उसकी मॉम ने यहाँ पर रोका है, इसलिए वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन रेमी की मॉम समझाती है कि मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। एक दिन रेमी और रेमी की मॉम देखते हैं कि जेरी उनका गिटार बजा रहा है। इसके बाद जेरी कहता है कि तुम भी गिटार बजाओ। रेमी की मॉम गिटार पर वही गाना गाती है जो वो हमेशा रेमी के डैड के लिए गाया करती थी, और जब वो इस गाने को गा रही होती है तो रेमी को अपने पिछले दिन याद आ जाते हैं। उसे अपने डैड की बहुत याद आती है, इसीलिए वहां से भागकर स्टोर रूम में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। दरवाजे के बाहर रेमी की मॉम आ जाती है। रेमी अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ क्योंकि आप मेरे डैड को भूल चुके हो और तुमने जेरी को अपना लिया है। उसकी मॉम से यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमी को अब अपनी मॉम पर विश्वास नहीं है। रेमी की मॉम डिसाइड कर लेती है कि वो जेरी को मार देगी। वो घर के अंदर वापस जाती है जहाँ पर जेरी ने अपनी गन को टेबल पर रखा होता है और वो बाहर आ जाता है क्योंकि अब रेमी स्टोर रूम से बाहर आ गई थी। और तभी जेरी देखता है कि उसके पीछे रेमी की मॉम है जिसके हाथ में उसी की गन है। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर ट्रिगर दबा देती है, लेकिन ये जेरी की एक चाल थी, उसने गोलियां पहले निकाल ली थी और अब रेमी की मॉम अंदर भागती है। वो चाकू से जेरी को मारना चाहती है, लेकिन जेरी के सामने वो टिक नहीं पाती। जेरी उसे पकड़कर मार देता है। रेमी देखती है कि जेरी ने उसकी मॉम को भी मार दिया है, इसीलिए वहां से भाग जाती है और जेरी उसे पकड़ लेता और यकीन दिलाता है कि वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब 10 साल बीत चुके हैं। रेमी बड़ी हो चुकी है जो अपनी मॉम की तरह अपने प्लांट्स का, अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखती है, लेकिन वो जेरी से नफरत करती है। आज भी वो उससे बात नहीं करती। और एक दिन जेरी रेमी की मॉम का स्केच बनाकर रेमी को देता है। अपनी मॉम के स्केच को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेरी उसे सहारा देने के लिए उसके सर को अपने कंधे पर रख लेता है और किस भी करता है। रेमी वहां से चली जाती है क्योंकि वो जेरी से नफरत करती है, उसने उसके मॉम डैड को मारा था। रेमी के पास एक मास्क भी होता है जो उसने आज तक छुपा कर रखा है क्योंकि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना चाहती है, जिसके लिए उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होगी। रात को जेरी रेमी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए, और रेमी साफ साफ मना कर देती है। दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाती है। जेरी कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी तुम्हें मुझे अपना फैसला बताना होगा। रेमी तय कर लेती है कि जल्द से जल्द वो यहाँ से भाग जाएगी। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो जेरी पहले से भाग पड़ता है। उसके हाथ में उसका ऑक्सीजन मास्क है। वो समझ जाता है कि रेमी यहाँ से भागना चाहती है और अब वो उसके ऑक्सीजन मास्क को जलाने के लिए बाहर जाता है। रेमी उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी आपाधापी में वो रेमी को धक्का दे देता है, जिससे उसका सर पानी के टैप से टकराता और वो बेहोश हो जाती है।
जब उसे होश आता है तो उसके सामने जेरी होता है जिसने उसके दोनों हाथों को बांधा हुआ है और अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी वहां पर स्टीव रोबोट आ जाता है जो अपने ड्रिलिंग सिस्टम से उस पर हमला करता है। जेरी इससे जख्मी हो जाता है। रेमी को मौका मिल जाता है और वो अपने हाथ खोल देती है जिसके बाद वो गन उठाकर जेरी को मार देती है और इस तरह से वो जेरी की जिंदगी का खात्मा कर देती है। अब वो इस जगह पूरी तरह से अकेली है। अगली सुबह वो अपना सामान पैक करती है क्योंकि अब वो यहाँ से जाना चाहती है। जाने से पहले वो अपनी मॉम और डैड की कब्र पर जाती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इसी आउटपोस्ट पर बिताई है। वो स्टीव से कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस आउटपोस्ट की रक्षा करो और अब वो उसी टनल से जिस टनल के अंदर वो बचपन में गई थी और बेहोश हो गई थी, ऑक्सीजन का सेफ्टी मास्क पहनकर वो उस टनल को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ होते हैं, बंजर भूमि होती है। उसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता पर अब उसे अपना सफर तय करना होगा। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा, आपको इसे एक बार देखना चाहिए। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा, आपको इसे एक बार देखना चाहिए। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।